उत्तराखंड के कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं? सर सबसे पहले मैंने कलर के 746 पुलिस था, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाला कलर का दूसरा वाला यूकेपीएससी का, जो कराया, फिर फॉरेस्ट गार्ड का और पटवारी का। यूकेपीएससी में लोअर पीसीएस का प्री, लोअर पीसीएस प्री, अपर पीसीएस प्री में एफआरओ जो हुआ है FRO उसके प्री 22-23 में जो एग्जाम हुए उसमें इन्होंने सारे एग्जाम निकाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप उत्तराखंड एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हो तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे जिन्होंने उत्तराखंड के लगभग सभी एग्जाम्स क्लियर करे हैं और 2 एग्जाम्स में फाइनली सिलेक्शन लिया है। आज हम जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे उन्होंने ये रैंक हासिल करी, कैसे उन्होंने हर एग्जाम निकाला। वो फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं अभी उत्तराखंड पटवारी एग्जाम में, तो कैसे उन्होंने किया। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे साथ नीरज रौथान है ना। तो नीरज रौथान ने कैसे तैयारी करी और कैसे सिलेक्शन पाया ये जानेंगे। तो नीरज, सबसे पहले तो आपको बहुत सारे सिलेक्शन के लिए बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीरज, अपनी एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपने क्वालिफिकेशन मतलब ली है, क्या आपने पढ़ाई करी है एकेडमिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम आगे जानेंगे कि क्या क्या किया है। सर मैंने 2020 में बीएससी कंप्लीट करी है। अच्छा। उसके बाद एमएससी करा जो कि 2022 में कंप्लीट हो गया। अच्छा, 2022 में आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो आपने, क्योंकि मैंने जनरली कहा कि आपने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपने उत्तराखंड के कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं। सर सबसे पहले मैंने कलर के 746, अच्छा, जो फेमस एग्जाम है, मतलब फेमस एग्जाम है। हाँ। उसके बाद जो पुलिस था, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाला, और उसके बाद कलर का दूसरा वाला यूकेपीएससी का, जो कराया, फिर फॉरेस्ट गार्ड का और पटवारी का। फॉरेस्ट गार्ड और फिर पटवारी का। तो ये सारे एग्जाम हैं और इसके अलावा यूकेपीएससी में लोअर पीसीएस का प्री, लोअर पीसीएस प्री, अपर पीसीएस प्री, क्योंकि वो हमने साथ ही दिया है तो हमें मालूम है, और साथ में एफआरओ जो हुआ है उसके प्री। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम कैलेंडर में, जब से उत्तराखंड में यूके और यूकेपीएससी एग्जाम करवा रहा है 22-23 में जो एग्जाम हुए उसमें इन्होंने सारे एग्जाम निकाले हैं। क्लर्क की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जान कहा जाता है वो एग्जाम, उत्तराखंड क्लरिकल कनिष्ठ सहायक जो होता है 746 के नाम से वो फेमस है। उसमें आपकी रैंक क्या थी? उसमें सर मेरी 12वीं रैंक थी, है ना। उसमें 12वीं रैंक थी। और आपको क्या मंत्रालय, मतलब उसमें क्या डिपार्टमेंट? उसमें मैंने शहरी विकास को चुना। शहरी विकास जो संस्था था उसको आपने चुना है, तो उसमें 12 रैंक है और स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, उसमें भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं उस एग्जाम की जिसके लिए उत्तराखंड में सबने जी जान लगाई, उत्तराखंड पटवारी के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये एग्जाम हुआ था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया? सर मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट चूज करा। अच्छा, नीरज ने टिहरी डिस्ट्रिक्ट चूज किया था। ठीक है। तो नीरज, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि कम ही पोस्ट थी लगभग हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें आपकी रैंक क्या थी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में? इसमें मेरी सेकंड रैंक थी। अच्छा, सेकंड रैंक थी। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक थी, लेकिन मैं इसमें मार्क्स भी पूछ लेता हूं। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं कि जो पटवारी का पेपर हुआ था वो 100 मार्क्स का पेपर था और आयोग ने लगभग उसमें 5 क्वेश्चन शायद डिलीट कर दिए थे। तो उसके बाद आपका स्कोर क्या था? सर मेरे उसके बाद 81.58 के आसपास, 81 पॉइंट के आसपास आपका था और आपकी रैंक सेकंड रैंक टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें नीरज रौथान ने सारे एग्जाम क्लियर करे हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि 746 में भी हुआ है और अब पटवारी में हो गया, तो सीधी सी बात है वो आप पटवारी ज्वाइन करोगे, है ना। तो हम ये जानेंगे कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें, इन्होंने कैसे तैयारी करी। और देखो, उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना, जहां भी आप जाओ बहुत सारी बुक्स के बारे में बता रहे होते हैं या हर किसी की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इन्होंने क्या अपनाया, उन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नीरज, सबसे पहले ये कि उत्तराखंड की तैयारी बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से करते हैं, आपने उत्तराखंड की तैयारी कब शुरू करी? सर मैंने 2021 से शुरू करी थी, मार्च 2021, लेकिन जो मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी थी अच्छी वाली, तो जुलाई 2021 से शुरू करी थी। अच्छा, जुलाई 2021 से शुरू करी थी। आपने उत्तराखंड की ही तैयारी करी या कोई और एग्जाम भी पहले प्रिपेयर करा कि पहले वो करा था और अब उत्तराखंड में आए? नहीं, सबसे पहले उत्तराखंड की तैयारी करी थी, मतलब 2021 से ही शुरू करा था। तो 2021 से इन्होंने तैयारी शुरू करी। फिर एक सवाल होता है उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड में ना, क्योंकि जो एक सिलेबस है लगभग 100 क्वेश्चंस के साथ ही पेपर होते हैं, मैक्सिमम पेपर होते हैं, तो आपने इनके लिए क्या बुक्स अपने रखी या क्या चूज करी, या आपको जो कोचिंग से गाइडेंस मिला या दोस्तों से मिला, तो वो बुक्स क्या क्या आपने सिलेक्ट करी उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए, या बच्चों को भी क्या बुक्स इनमें से लेनी चाहिए? तो सर जब सबसे पहले मैंने जब शुरू करा था पढ़ना, तो सबसे पहले हिंदी में मैंने लूसेंट, अच्छा, और उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी
और जीएस के लिए भी लूसेंट करा था, जो सबसे पहले मतलब शुरुआती। हाँ, सबसे पहला जो स्टार्टिंग है इसमें हिंदी के लिए लूसेंट, जो हिंदी की लूसेंट आती है, उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, और जीएस के लिए जो लूसेंट सामान्य जीके की आती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये बात ये कही है क्योंकि मेरी इनसे इससे पहले ही बात हुई, तो मैंने यही कहा कि बिगनर्स को भी हमारा मैसेज जाए, और बिगनर जो बच्चा है, नया बच्चा है, उसको समझ आए कि उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये 3 बुक के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो, फिर तैयारी आगे जाती है कि अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कौन कौन सी बुक आपने, हम उत्तराखंड वाइज जाते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के लिए आपने और कौन सी बुक्स ऐड करी इसमें परीक्षावाणी के अलावा? सर, जब जुलाई से मैंने शुरुआत करी थी तो परीक्षावाणी से मतलब 1-1.5 महीना में परीक्षावाणी लगभग खत्म हो गई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने शुरुआत करी बीएस ने की, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में पेपर थे कलर के 746। हाँ। तो इतना पढ़ने का वो नहीं था कि अजय रावत पढ़ लो, इसलिए मैंने शुरुआत करी बीएस ने की। उसके बाद जब टाइम काफी हो गया तो तब अजय रावत और बलोदी की बुक पढ़ना शुरू करा। ये इंटरव्यू लेते समय मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो बड़ी बुकों के नाम हैं, बिल्कुल लोग 10-10, 5-5 बुक हिस्ट्री की बताते हैं, ये हिस्ट्री ले लीजिए, अजय रावत, बलोदी ले लीजिए, धामी ले लीजिए, मतलब सारी चीजें आप कल्चर से लेकर फलास बुकें इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन क्या वो इनिशियल फेज में करनी है? नहीं। इन्होंने क्या किया, शुरुआत में बेसिक पढ़ा और उसके बाद जैसे जैसे इनको टाइम मिलता गया, ये अपने साथ एक बुक ऐड करते गए और नोट्स आप बना लेते थे फिर उन बुकों से, ताकि बार बार बुक ना पढ़नी पड़े, नोट्स पढ़ लें। हिंदी में आपने क्या ऐड किया? हिंदी में मैंने सबसे पहले लूसेंट ही थी, उसके बाद मैंने उसमें परीक्षावाणी को ऐड करा। परीक्षावाणी जो हिंदी आती है वो आपने, कोई और भी बुक आप इसमें ली अभी हाल फिलहाल में? इसके बाद कोई बुक नहीं है ना। तो मार्केट में और भी कई सारी बुकें हैं, लेकिन इन्होंने लूसेंट को लिया और साथ में परीक्षावाणी की हिंदी के लिए। फिर बात करते हैं जीएस में। लूसेंट आप पढ़ चुके हो, जो कि ग्रंथ है, एक हिसाब से स्टार्टिंग की पहले तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर लूसेंट, जीके के बाद आपने जीके को आगे कैसे बढ़ाया? जीके के बाद सबसे पहले मैंने परीक्षावाणी की जियोग्राफी की बुक ली। अच्छा, ये आपने कंप्लीट पढ़ी और कंप्लीट सॉल्व करी? हाँ, उसके बाद ज्योग्राफी ले ली। उसके बाद हिस्ट्री की बुक थी आर के पांडे या एस के पांडे नाम से, उनको पढ़ा। वो अलग अलग हैं तीनों अलग अलग। उसके बाद फिर जैसे इकोनॉमिक्स की भी अलग बुक ले ली, उसकी परीक्षावाणी की, और इसके अलावा जो भी अलग अलग होते हैं सब अलग अलग ले ली तब। अच्छा, बाद में जैसे सब लोग अलग अलग बुकें ले लेते हैं, तो ऐसा भी होता है कई बार कि हमने एक बड़ी बुक ले ली अलग से, जैसे हम परीक्षावाणी की सपोज राज्य व्यवस्था उठा ली, या परीक्षावाणी की ही हमने आर्थिकी उठा ली, मतलब इकोनॉमिक्स की ले ली, तो क्या हम उसे पूरी पढ़ें या अपनी जरूरत के हिसाब से, कि हमें लग रहा है कि अच्छा एग्जाम में हमारा ये वाला चैप्टर रहता है तो हम ये वाले चैप्टर पढ़ें और कुछ छोड़ दें, ऐसा करा आपने या पूरी पढ़ी? पहले कोशिश यही रहती है कि जो एग्जाम में आ सकता है उन टॉपिक को पढ़ा जाए। उसके बाद अगर टाइम है, ज्यादा टाइम है, जैसे आजकल अभी पेपर नहीं है, तो तब पढ़ सकते हैं पूरी बुक, तब आप पूरी बुक को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये बुक लिस्ट थी जो इन्होंने बताई, जो इन्होंने अपने लिए रखी, और आपको अगर ठीक लगता है तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। हम बुक्स के बाद आए। बुक्स के बाद ना उत्तराखंड में एक माहौल अभी बनने लगा है कि मॉक पेपर करिए, क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने इतना एग्जाम निकाला, तो ये मॉक पेपर आपने कितने किए लगभग? मॉक पेपर 25 से 30 तो करे होंगे। 25 से 30 हर एग्जाम से पहले या टोटल मिलाकर? टोटल मिलाकर के। तो आपने खरीदे थे, परचेज किए थे, कैसे किए थे? नहीं, ये जैसे उसमें टेलीग्राम में भेजते थे, फ्री मिल जाते हैं, से पाठशाला ऋषिकेश के हो गया और शिखर के हो गए, तो इनसे करता था, मिल जाते हैं। तो इनके अगर आपको कहीं पर भी अवेलेबल मिल रहे हैं, कहीं पर भी अवेलेबल हो रहे हैं अगर आपको, तो आप वो प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक पेपर लगाइए। फिर एक सवाल है उत्तराखंड में कि जो मॉक पेपर लगाते हैं तो कई बच्चों के नंबर या तो बहुत कम आते हैं मॉक में, या नंबर आने शुरू होते हैं तो मान लीजिए वो 55 से 60 आ रहे हैं या 60 से 65 आ रहे हैं, उसके बाद वो नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था जब आपने स्टार्टिंग में मॉक लगाए थे? शुरू में होने लगे थे कि मेरे 60-65 आने लगे थे, मतलब 60-65 आते थे शुरुआत में, तो डेली ऐसे था। उसके बाद मैंने थोड़ा ये देखने लग गए थे कहाँ कट रहे नंबर, किस टॉपिक पे कट रहे, तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आने लगे थे नंबर, फिर बढ़ने लगे। अगर कोई बच्चा ऐसा कहे कि यार मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे, बहुत टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ और मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उसे? उनको ऐसा करना चाहिए जैसे मॉक में किसी टॉपिक से कम नंबर आ रहे हैं,
अच्छा, मतलब उस टॉपिक में पकड़ कमजोर है तो उस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, या सब्जेक्ट किसी के हिंदी में कम आ रहे, किसी के उत्तराखंड में कम आ रहे, तो उस सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए ज्यादा। अच्छा, जैसे मैं मतलब एक जनरली आपसे डिस्कस करूं और मैं सब्जेक्ट को बांट दूं, उत्तराखंड में बांटता हूं, तो अगर जैसे हम 40 नंबर का उत्तराखंड और हिंदी का 20 नंबर लेते हैं 60, इस 60 से आप किस बच्चे को कहोगे कि एवरेज यार इतने तो आने चाहिए, अगर आपने तैयारी कर ली, आपने सिलेबस घुमा दिया है, 60 में से कितने आने चाहिए? 60 में से एवरेज मेरे ख्याल से 45 तक तो आना चाहिए। 45 तो कम से कम बनना चाहिए, हाँ जी। ज्यादा आ जाए तो फिर वो बढ़िया ही है। ठीक है, जीएस में जैसे 40 नंबर का होता है तो 40 में से अगर रीजनिंग सही है तो 30-32 आराम से बन ही जाते हैं। इतने बनने चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि जीएस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये मॉक पेपर हैं, अगर आप मॉक पेपर लगाना चाहते हैं, लगाने चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर सकें। ठीक है, अब इस तैयारी में जैसे आपने पटवारी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपने जब पटवारी का एग्जाम फरवरी में एक बार लीक हुआ फिर हुआ, तो पटवारी के एग्जाम के लिए क्या आपने कुछ खास तैयारी करी या अपनी पहले की ही तैयारी को फॉलो किया? नहीं, मैंने अपनी पहले की तैयारी को फॉलो करा, मतलब वही बुक लिस्ट सेम पढ़ना, बाकी खाली रिवीजन करना ज्यादा। अच्छा, ज्यादा रिवीजन करना। तो जैसे ऐसा होता है कि हम ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, कई बच्चे होते हैं कि वो थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरी पढ़ ली 2 बार 3 बार आपको समझ आ गया, अब क्वेश्चंस की बारी आती है, तो फिर आप क्वेश्चंस कहाँ से करते थे? मॉक तो आपने बता दिया 25-30, तो उसके अलावा आप क्वेश्चंस करते थे वन लाइनर वगैरह से या कहीं वन लाइनर से? जैसे कि बीएस नेगी की भी आती है वन लाइनर उत्तराखंड के लिए, और भारत का भी आती है उसकी बीएस नेगी की, तो उसको करता था कभी कभी, उसको करते थे। ठीक है, अब जैसे ना उत्तराखंड में जैसे एग्जाम की तैयारी हो रही होती है तो उत्तराखंड की जो जर्नी है वो काफी लंबी हो जाती है कभी कभी, मतलब एक जर्नली ना चाहते हुए भी 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, या कुछ लोगों को और वजह से भी 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो इस जर्नी में, आपकी जर्नी में, जो आपकी जर्नी रही, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? एक तो ये, दूसरा ये कि इतने टाइम मोटिवेट कैसे रखा खुद को, मोटिवेट कैसे किया? सबसे ज्यादा योगदान तो इसे देखा जाए तो माता पिता का ही रहता है। हाँ। उसके बाद घर में जैसे भाई का, और उसके बाद जैसे टीचर लोगों का, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद अगर जैसे कि लंबे समय तक पेपर नहीं निकल रहा तो जैसे बीच बीच में दोस्तों से जानकारी लेना चाहिए, इधर उधर की बातें, अगर टीचरों से लेना चाहिए या जहाँ से कोचिंग से जुड़े हैं उनसे लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये है। तो जैसे कोचिंग की बात आई, मतलब तो एक सवाल है कि भाई उत्तराखंड के बच्चों को जैसे बोलते हैं कि अब किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग लो। मैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में जानना चाहूंगा कि क्या उत्तराखंड के एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग जरूरी है? अगर है तो फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन या किस तरीके से? अगर देखा जाए तो अगर कोई गाइड करने वाला है किसी को तो तब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नहीं है कोई गाइड करने वाला तो जरूरी है, और वो भी ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है। ऑफलाइन से जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में उतने डाउट ढंग से क्लियर नहीं हो पाते। ऑफलाइन में आपको शायद एक तो ये पता चल जाता है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या बुक जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑफलाइन। तो जैसे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं हम, तो लगभग कितना टाइम कम से कम ऑफलाइन में देना चाहिए कि भाई हमने इतना टाइम कम से कम दिया है, ताकि एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए? जैसे आप पाठशाला का इन्वायरमेंट आपने देखा है, तो मतलब कितना टाइम लगभग एक बार गाइडेंस रहनी चाहिए कोचिंग ऑफलाइन के लिए? अगर देखा जाता है, अगर आपकी मेहनत भी है, मतलब शुरुआत से मेहनत, तो कम से कम 6-7 महीना तो कम से कम हो जाता है कोचिंग में रहना चाहिए, ईमानदारी से। अब कोई बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है तो वो तो कितना भी लंबा टाइम हो सकता है, तो ईमानदारी से 6 महीना कम से कम रहना चाहिए ऑफलाइन। ठीक है, तो नीरज जैसे इतने सारे एग्जाम आपने निकाले, पटवारी में फाइनल हो गया है, कई बच्चों का पॉइंट से भी नहीं हुआ होगा, वो बच्चे भी अब दोबारा तैयारी करेंगे, और कई नए बच्चे तैयारी करेंगे, मतलब जीरो से ही सब तैयारी करेंगे अब आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्लरिकल है, वीपीडीओ है, एसआई है। तो आप ऐसे कौन से टिप्स देना चाहोगे, 2 टिप्स 3 टिप्स, जिससे आने वाले बच्चे अपनी तैयारी को आसान कर सकें या अपना सिलेक्शन फाइनल कर सकें? एक तो जो हमारे साथ के पढ़ने वाले हैं या कोई भी बच्चा जो पेपर दे रहा है, तो उनको निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर आने वाले हैं उससे कुछ टाइम पहले पढ़े तो फिर जो पहले से पढ़ रहा हो आगे निकल जाएगा काफी। दूसरा धैर्य बनाए रखना चाहिए, जैसे कि बहुत ऐसे होंगे कि जिनका अभी नहीं हुआ तो वो सोच रहे होंगे कि क्या करना, अब कोई पेपर भी नहीं है दूर दूर तक तो छोड़ देते पढ़ना। ये भी है, तो निरंतरता बनाए रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई और अगर एक निरंतरता हो गया और कुछ आगे आप बताना चाहेंगे तो? और एक धैर्य बनाए रखना चाहिए, पेशेंस रखें अपने पास कि भाई कभी-कभी ऐसा होता है कि भर्ती आती नहीं है या देर में आती है, तो आपको ये है कि भाई आप लगातार पढ़ते रहिए और चीजें चलती रहेंगी। चलिए, तो एक चीज और नीरज ये जानना चाहेंगे कि जैसे कई सारे बच्चे जो क्लास में भी ऑफलाइन हमारे पास पढ़ रहे हैं,
जो आपके साथ वाले होंगे या जूनियर होंगे वो कहेंगे कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं होती, चाहे हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, चाहे हम जीएस पढ़ रहे हैं, हम चीज़ें पढ़ते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं होती, या याद हुई तो हम जल्दी से भूल जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता था? सर ये लगभग सभी बच्चों के साथ होता है जो भी कि तैयारी कर याद रहे हैं। नहीं होते, याद नहीं होता, किसी को हो जाता है, किसी ज्यादातर को ये होता है कि याद नहीं होता। अच्छा। तो उनको ये एक तो ये हो सकता है कि लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छा। या पढ़ो, उसके 2-3 दिन बाद फिर से उसी को पढ़ो, रिवीजन रिवीजन ज्यादा टाइप से। ये हाँ आपके जी। साथ होता था कि ये बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ, अभी भी होता है। अभी भी होता है? हाँ जी, याद नहीं होता मतलब इतने सारे एग्जाम निकाल लिए लेकिन ये फिर भी है कि बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स याद नहीं रहते। ठीक है, तो ये है कि अगर आपको याद नहीं होता तो लिख करके याद करें, लिख करके या रिवीजन करके। रिवीजन ज्यादा करें। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड की जर्नी है, एग्जाम, हर एग्जाम की अपनी एक जर्नी है ना। तो नीरज, इस पूरी उत्तराखंड की जर्नी के लिए जिन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, मतलब एक होता है कि आपके आसपास मोटिवेट लोग करते हैं या आप हो जाते हो किसी को देख करके, तो आपकी इस जर्नी में मोटिवेशन के क्या क्या सोर्सेज थे, किन्होंने आपको मोटिवेट किया है? सर जो मेरे दोस्त हैं उनका भी एग्जाम निकल रहा था इधर उधर, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। इसके अलावा टीचर थे जो हमारे अमित सर, अनूप सर और गुलाटी सर, अच्छा, तो इनका काफी योगदान था इनका। तो ये कि ये मतलब मोटिवेट करते थे, आप इनसे बात करते थे कि जब एग्जाम देना है या एग्जाम कोई आया है तो अपनी तैयारी के ड्यूरेशन में, ताकि स्ट्रेस भी कम हो जाए और इनके अनुभव से आप कुछ सीख भी सको। ये रहा, तो ये एक पूरी जर्नी थी जिसमें नीरज रोहतान ने कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन लिया, बुक्स उन्होंने करी, और बहुत मेरे को लगता है कि ये काफी ट्रस्टवर्थी तरीके से उन्होंने बताया कि भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो ये एक पूरा इंटरव्यू था। अगर ये इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। या आप ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हो जो हम आगे आने वाले जो पटवारी हो या जिनसे हम इंटरव्यू आगे करें, आगे के सेशन में हम किन्हीं से मिलें, तो हम उनसे वो सवाल आपके रख सकें, या कोई सवाल छूट गया हो तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।